अब मैं आप सब इतना, स्वामी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आज मेरा बहुत सौभाग्य है कि स्वामी रामदेव जी मेरे कार्यालय में आए हैं। इनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है और ऊर्जा के स्रोत हैं। जो भी इनके संपर्क में आता है, जिस पर इनकी कृपा दृष्टि होती है, उसमें ऊर्जा का संचार हो जाता है। लगातार भिन्न भिन्न मुद्दों पर, विषयों पर, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और यौगिक मुद्दों पर हमारी चर्चा होती रहती है। और आज खुद रामदेव जी महाराज मेरे दफ्तर में आए, यहाँ विराजमान है। मैं आज अपने आप को बहुत 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 खुश नसीब मान रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम परम आत्मीय श्री अनिल विज जी और मेरे सब पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत अरसे से आदरणीय श्री विज साहब की तबीयत भी थोड़ी ख़राब रही, लेकिन बहुत ही जुझारू और बहुत ही बेबाक और साथ में एकदम बिंदास व्यक्ति हैं। कोई हिडन एजेंडा नहीं होता लाइफ में। हर मुद्दे के ऊपर जो व्यक्ति समाज राष्ट्र के हित में देखते हैं, बोलते भी हैं, उसको करते भी हैं और एकदम लड़ाकू आदमी है। अभी भी सब प्रकार की झंझावातों से, आंधी तूफान और संघर्षों से निकल करके और बाहर आए। हॉस्पिटल में भी मैंने आपसे कई बार बात की जब थे, और 18-18 घंटा सेवा करते हैं। तो प्रथम तो आज के आने का प्रयोजन आपके साथ अपना प्रेम, अपने शुभकामनाएं संप्रेषित करने के लिए। वैसे तो आपको संबल की उस तरह से, क्योंकि कमज़ोर आदमी है, मैंने कहा वैसे पूरे तो जुझारू हैं, लेकिन फिर भी एक आत्म संबंध है आपके साथ, इसलिए आए। पिछले दिनों कोरोना के वैक्सीन लगाने की भी बात आई, तो सबसे बड़े रूप में और पहली पहल करने वाले आदरणीय श्री विज जी हैं। योग आयोग को लेकर के आपने एक प्रामाणिक भूमिका निभाई और हरियाणा को योग के माध्यम से शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना, और जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, योग में आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये केवल हरियाणा सरकार का नहीं, भारत सरकार का नहीं, ये भारत की आत्मा है योग। और उसको लेकर के बहुत संजीदगी के साथ में कार्य करते हैं आदरणीय श्री विज साहब। और इतना ही नहीं, मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, बीच में एक बार लोगों को लगा कि अभी कोरोना की विदाई होने वाली है, ये तो वापस और प्रचंड वेग से उभर करके आया है।
अभी वैक्सीन्स की भी तैयारियां चल रही हैं और भी कोशिश कर रहे हैं लोग कि किस तरह से कोरोना रुकेगा। लेकिन 2000 हमारे इस प्रांत के बहुत प्रामाणिक हेल्थ मिनिस्टर हमारे साथ में हैं, उनके होते हुए मैं इस बात को कह रहा हूं, अभी देश के लोगों को 2021 में भी आम लोगों तक वैक्सीन मिल पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ की आबादी है, उसमें हेल्थ से जुड़े हुए और जो चाहे वो हमारे दूसरे सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जिनका सीधा संपर्क जनता के साथ, उतनी बड़ी संख्या है, उन्हीं तक वैक्सीन 2020 में मिल जाए, वही बहुत 21 में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। ऐसे में लोगों की जान बचेगी तो योग से बचेगी, आयुर्वेद से बचेगी, जीवन शैली में परिवर्तन से बचेगी, और हमने बचाई है। लाख लोगों ने जो है हमको भी विवादों में घसीटने की कोशिश की हो, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक तो हमने स्वासारी और कोरोनिल उपलब्ध करा करके और उनको अणु तेल नाक में डलवा करके लोगों को कोरोना से बचाया। कोई एक्सेप्शन भले हो गया हो, मेरे पास एक कोई रिपोर्टेड केस नहीं पूरे देश में से कि जिसने अणु तेल का प्रयोग, स्वासारी और कोरोनिल का प्रयोग किया हो और उसकी जान ना बची हो। कितनी बड़ी बात है। यदि वैक्सीन से एंटीबॉडी तैयार होते हैं तो स्वासारी, कोरोनिल और अणु तेल से व्यक्ति की इम्यूनिटी तो 100% बढ़ती है, ये तो डॉक्यूमेंटेड है। जिनको हमने दिया वो पेशेंट नेगेटिव हो रहे हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है। और अब तो मैंने बहुत दिनों से प्रेस नहीं की थी, एक बार और विधिवत कर देंगे, पूरे आंकड़े भी दे देंगे आपको। हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का एक और फेज पूरा किया और इंटरनेशनल जर्नल में उसको पेपर को पब्लिश भी कराया। हमने जेब्रा फिश को, उसके अंदर लंग नहीं होता है, तो आदमी के लंग के सेल्स को इसमें इंजेक्ट किया गया। ये रिसर्च का तरीका होता है। और जिन उनको कोरोना से संक्रमित किया गया मछलियों को, जिन मछलियों को स्वासारी और कोरोनिल नहीं दिया गया वो 25% मछलियां मर गई, और जिनको स्वासारी और कोरोनिल दिया गया वो 100% मछलियां स्वस्थ हो गई। जिसको जो है हम ये मेडिकल रिसर्च का, ड्रग डिस्कवरी का एक पूरा का पूरा साइंटिफिक मेथड हमने फॉलो किया। इंटरनेशनल जर्नल में भी उसको प्रकाशित किया। आपको बहुत जल्दी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इसका रहस्य उद्घाटन हम करने वाले हैं। तो जब हमारे पास में योग है, हमारे पास में स्वासारी, कोरोनिल है, अणु तेल है, अरे साधारण लोगों ने पीपरमेंट, कपूर, अजवाइन साथ, लौंग और यूकेलिप्टस ऑयल का तेल जो हम मिला करके एक लिक्विड तैयार हो जाता है, उसकी वाष्प ले लो, प्राणायाम कर लो, जान बच जाएगी भाई। और एक बात और कहता हूं, करोड़ों लोगों को कोरोना हो भी गया और नेगेटिव भी हो गया, पता भी नहीं लगा। ये तो अब एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं तब पता लग रहा है। किसी शहर में 10%, किसी में 20%, किसी में 25% लोगों को भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोरोना से वो वापस रिकवर हो चुके हैं। कैसे रिकवर हुए? अपनी इम्यूनिटी से। और योग इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करता ही है, ये निर्विवादित है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं इसके बारे में। और हमने ये सारे काम कोई कमाई के लिए नहीं किए, भलाई के लिए किए, कोई व्यापार के लिए नहीं किए, उपकार के लिए किए। हमने जब आज से 3 महीने पहले स्वासारी लॉन्च की थी, कोरोनिल लॉन्च की थी, हमने दी थी 535 में, लोगों ने 5-5 हजार में ब्लैक में बेची है। हम भी दे सकते 5,000 में, कौन रोक सकता था? इसमें कोई सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप कोई भी कोरोना के लिए कुछ भी आप मेडिसिन तैयार करेंगे और उसका क्या रेट रखेंगे, ऐसा कोई गवर्नमेंट का गाइडलाइन नहीं था। हमने बताया कि आम लोगों का फायदा होना चाहिए। और योग से तो 100% फायदा होता है। आप जब भस्त्रिका करते हो तो लंग की इम्यूनिटी प्रत्यक्ष दिख रहा है, फिर आपका लंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। कपालभाति से लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ये सब आपका स्ट्रेंथन हो रहा है। अनुलोम विलोम से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम नॉर्मल हो रही है, इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो रही है। और क्या चाहिए?
भ्रामरी उद्गीत से व्यक्ति पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो भस्त्रिका श्वसन तंत्र के लिए, कपालभाति हमारे पाचन तंत्र के लिए, पेनक्रियास के लिए, अनुलोम विलोम हमारे नाड़ी तंत्र के लिए, और प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी के लिए जब बेस्ट है, तो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम क्यों ना फॉलो करें। अब पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। और मैं इसको शब्दांतर से कह रहा हूं, ये भारतीय संस्कृति की विश्व विजय यात्रा है। कोरोना के साथ साथ सारी दुनिया को पता है कि जान बचेगी तो योग से बचेगी और आयुर्वेद से बचेगी। एक बात और आपको साझा करना चाहता हूं। अब पिछली बार आप लोगों ने पूछा था मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब हमने कोरोना लॉन्च की थी, कि दुनिया में कब मिलेगी। पहली बार WHO के सारे नॉर्म्स को हमने फुलफिल किया और 150 देशों में स्वासारी, कोरोनिल, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स उसको फुलफिल करके 150 देशों में यदि किसी को दवा बेचने के लिए एज ए फूड सप्लीमेंट नहीं, एज ए मेडिसिन भी किसी को अनुमति मिली है तो पतंजलि है। तो हम प्रामाणिकता से कार्य करते हैं। इस दिशा में और कार्य अभी करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा कार्य है लोगों की जान बचाना। और योग को गांव के अंतिम आदमी तक हरियाणा में पहुंचाने के लिए पहले व्यायामशाला का प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी योग को शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के हर क्षेत्र में उसका प्रामाणिकता से विस्तार हो, उसके लिए साहब ने बहुत पुरुषार्थ किया है। और जो है अब योग को अभी खेल में भी लेकर के, कल हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी आपसे दोबारा मिलने वाले हैं। तो एक बड़ी पहल हो रही है और ये आवश्यक है। ये इस समय का युग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, ये सेवा धर्म है, इस समय का मानव धर्म है कि हम योग को लेकर के जितना हम प्रामाणिकता से काम करेंगे तो वह इस मानव जाति के लिए श्रेयस्कर है। और उसमें आदरणीय साहब ने बहुत पहल की है। और वैसे भी आज मिलने का एक बड़ा प्रयोजन ये भी है, भाई ये भी फकीर, हम भी फकीर, ये और ये मूल धर्म इनका अध्यात्म धर्म ही है, सेवा धर्म ही है। राज धर्म तो भगवान के विधान से निभा रहे। तो आज बस एक आत्मीय भाव से हम आए। जहां तक किसानों का मुद्दा है, आप शुरू से मुझे बहुत छेड़ रहे हो। देखो, हम स्वभाव से, जन्म से कृषि पुत्र हैं, कर्म से हम ऋषि पुत्र हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर के एक तो भ्रांतियां बहुत फैलाई जा रही है राजनीतिक तौर पर। MSP कहीं खत्म करने का ना कोई जिक्र है और ना कोई सरकार की मंशा मुझे लगी, क्योंकि मैंने तो प्रधानमंत्री जी से भी बात की है, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से भी बात की है, आदरणीय अमित शाह जी से भी मेरा संवाद होता रहता है। मुझे तो ऐसा कहीं पर कोई लगा नहीं कि भाई कोई MSP खत्म करने का कोई सरकार का कार्यक्रम है। दूसरी बात, भाई मंडियां भी कोई खत्म नहीं हो रही हैं। ये अलग बात है कि भाई इसी मंडी में किसान को अपनी फसल बेचनी है, दूसरे जिले में, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता। इसके लिए पहले तो बड़ा एक तरह से किसानों के पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी, हाथों में हथकड़ियां डाली हुई थी। सरकार ने तो उन हथकड़ियों को, उन बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है। और मंडियों में कुछ दलाल बैठे हैं, उनको तो बेशक इससे कष्ट होगा ही होगा कि भाई ये जो है हमारी टेरिटरी का आदमी बाहर क्यों जा रहा है। भाई ये आज सारी दुनिया एक खुला बाजार है। किसानों को यदि ज्यादा अवसर मिलता है, और मैं तो एक दूसरी भी बात कहता हूं, कहते हैं भाई इन्होंने खोल दिया। अरे खोल दिया भाई, आपको लगता है कि भाई आपको अपने नजदीक की मंडी में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप बाहर क्यों जाके बेचो ना भाई। लेकिन वहां यदि आपको नहीं मिल रहा और दूसरी जगह भी आपके लिए दरवाजे खोले हैं सरकार ने, तो इसमें विरोध किस बात का। तो
और एमएसपी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में आने वाले कम से कम 20-25 सालों तक तो कोई भी गवर्नमेंट खत्म कर पाएगी। शायद पता नहीं कुछ 1-2 स्टेटों में एमएसपी नहीं था या उसके ऊपर एक्टिव रूप से सरकारें काम नहीं कर रही थी। मुझे जानकारी मिली है कि जहां एमएसपी नहीं था वहां भी एमएसपी लागू हो रहा है। अब तो बिहार, पश्चिम बंगाल, वहां भी एमएसपी पर लेना पड़ेगा। तो जहां एमएसपी नहीं था वहां लागू हो रहा है, हटाने की तो बात ही नहीं। फिर ये बखेड़ा किस बात का? यही सर समझ नहीं आ रहा कि सारा हित में है तीनों कानून, किसानों को समझा नहीं पाए या किसान समझ नहीं पाए या सरकार इस फ्रंट पे ढीली रहेगी कि इनके गुण बताने में। देखो, इसमें एक चीज तो मैं मानता हूं कि किसान तक अपनी बात पहुंचाना एक बहुत लंबी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि रोज टीवी नहीं देखता, वो रोज अखबार नहीं पढ़ता और बहुत ज्यादा अपडेट नहीं रहता है डेली के जो कुछ पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उनके साथ में। तो लोगों ने इन चीजों का फायदा उठाया। इस मामले में सरकार को यदि ये निर्णय लेने से पहले एक जागरूकता अभियान चलाती या एक व्यापक तौर पर बातचीत हो जाती तो मुझे लगता है इस तरह की गलतफहमियां नहीं हो पाती। और अभी भी यदि गलतफहमियां हुई हैं तो उसको दूर कर लिया जाएगा, मैं आश्वस्त हूं। हाँ, इसमें कुछ लोग जरूर जो है वो किसानों के हितैषी बन करके और एक गतिरोध तो खड़ा कर ही दिए हैं। और भाई ये देश इतना बड़ा है, अब इसमें कोई भी आदमी अफवाहें तो फैला ही सकता है। तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अफवाह तंत्र काफी हावी है और इससे किसानों को भी ऐसा लग रहा है कि सच में भाई जो बहुत लोग यूं बोलते हैं ये तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है किसी से आप पूछ करके देखो तो उत्तर कोई नहीं दे रहा है। जो हमारे, मैं तो भाई कहा ना कि किसान बिरादरी का ही आदमी हूं, किसान बिरादरी के जो नेता हैं उनसे आप पूछो कि भाई गड़बड़ क्या है तो वो बता नहीं पाएंगे गड़बड़ क्या है। बोले भाई ये मोदी जो है किसान विरोधी है। अरे भाई क्यों है वो भी तो बता दो जरा। और एक मैं दूसरी बात कहता हूं, मोदी जी किसानों के खिलाफ नीति आखिर क्यों बनाएंगे? उनका क्या स्वार्थ है? भाई मोदी ना तो किसी एमएनसी का गुलाम है, मोदी जी ना किसी कॉर्पोरेट का गुलाम है और मोदी जी को ना किसानों से कोई बैर है। भाई एक ऐसा आदमी जिसका ना अपना कोई घर है ना परिवार है, वो भी एक तरह से जो है फकीर आदमी है, भाई वो क्यों किसानों के विरोध में नीतियां बनाएगा? भाई एक सोचने समझने की बात है। लेकिन फिर भी भाई ये किसान विरोधी है ही बिल, अरे क्यों है? लॉजिकली उसको कोई बोल नहीं सकता। कल खुद प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में खड़े होकर कहा कि राजनीति जो है गंगा जल की तरह से मैं यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, उस पर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, मैंने कहा ना आपको, देखो उनकी मनसा साफ है और इसमें लगता है कि अब जो काम पहले करना चाहिए था सरकार को, थोड़ी चूक हुई है। मैं तो बोल रहा हूँ, देखो मैं तो गवर्नमेंट का आदमी हूँ नहीं और ना मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता हूँ। ठीक है, आप लोग प्यार करते हो, मैं आपका हूं, मैं थारा और थे मारे हो, इतनी बात ठीक है। लेकिन जो सरकार से एक चूक हुई है, यदि ये कृषि कानून लाने से पहले, कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। अब वही प्रोसेस इनको करना पड़ेगा पूरा, कि अपनी पूरी मनसा और सारे कानून के जो छोटे छोटे पहलू हैं उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जरूर इसमें एक वक्त लगेगा, एक लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुद्दा शांत हो जाएगा। आप किसानों से क्या अपील करेंगे? जो ये अफवाहें जो चीजें हैं, आपकी तरफ से क्या अपील है? देखिए, मैं तो दो ही बातें कहूंगा। एक बात तो भाई किसी भी तरह से कोई आगजनी, कोई भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात कि भाई इसमें उनको यदि कहीं पर भी मन में किसी भी बात को लेकर के जो शंका है वो सारी शंकाएं रखें
और खुद आदरणीय अमित जी कह चुके हैं, राजनाथ जी खुद इसमें अग्रणी भूमिका में लगे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी खुद डेली इस विषय के ऊपर संपर्क में है। तो उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। थोड़ा धीरज रखें, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का क्या मतलब है? वहां पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये इसका क्या मतलब है? मोदी आतंकवादी है क्या? इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सर, ये जो किसान मांग कर रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आ जाए या कानून में कह दें कि एमएसपी सुनिश्चित बनाई जाएगी, लिख के दे दें, उसका समर्थन करते हैं या किसानों को इस मामले पे कुछ समझाना चाहते हैं? देखो भाई, इसमें इसलिए मैंने बोला ना, मैं तो एक भाई मोदी जी की नीयत, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व इस राष्ट्र के लिए श्रेयस्कर है। बाकी सरकार इस संदर्भ में और व्यापकता से बात कर लेगी, और दूसरी बात कर लेते, घनी होगी बात। कर लेंगे, नहीं कर लेंगे क्या? कुछ और योजनाएं हों। स्वामी जी, आपने बताया कि 135 करोड़ का देश है और अगले साल यानी 2021 तक हर किसी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंच पाएगी, और ऐसे में योग का ही सहारा रहेगा। तो क्या आने वाले दिनों के अंदर देशवासियों को और विश्व को योग के बारे में और जागरूक करने के लिए या वो यौगिक क्रियाएं बताने के लिए कोई कैंपिंग की योजना है? मैं तो रोज लगा हूँ, यही काम है मेरा, हमारा और काम ही क्या है? देखो, मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखो, आप सबको पता है कि योग मेरा मिशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है। और हमने ये अब कोई कहने की बात नहीं रह गई है कि मासेस तक हमने योग का मैसेज दिया, और अब लोग कर भी रहे हैं। जो कुछ थोड़े बहुत लोग प्रमादवश करते भी नहीं थे, अब तो वो भी कह रहे हैं, अरे भाई वो फूक फाक कर ले, नहीं तो कोरोना लग जाएगा। बाट देख रहा है, चारों ओर कोरोना से लेकर के बीमारियां घात लगाए बैठी है। हम योग से ही उस लोगों की जो अजागरूकता है उसको दूर कर पाएंगे। और राजस्थानी एक लोकगीत कह करके मैं तो जगाने का काम ही करता हूं। सोया सोया क्या करे और सोया वह नींद, जम सिराने न्यो खड़ा जणु तोड़न आव्या नींद निद्रा, बेच द्यो कोई ले तो राम राम रटे तो तेरो माया जाल कटे गो निद्रा, बेच द्यो कोई ले तो ध्यान राख भाव राख सत्संग में बैठो चित में राखो चेतो, हाथ जोड़ चरणा में लिपटो जे कोई संत मिले तो निद्रा, बेच द्यो कोई ले तो के तो जाओ राज दवार के रसिया रस भोगी, मारो पीछो छोड़ बावड़ी में हरमता जोगी निद्रा, बेच द्यो कोई ले तो कह कबीर सुनो भाई साधो या ना तेरो बासा, मैं तुम्हारे गुरु भरोसे राम मिलन रियासा निद्रा, बेच दो कोई ले तो। हम तो लोगों को नींद से जगाने का काम करता था, अभी हमारा पीछा छोड़ो, अब हो गया काम है। राम चाय पिलाओ भी सबको। प्रणाम जी सबको। मुझे तो घेरा ही नहीं था कि आज इतने सब। अरे तुम खबर ही काटो, मैंने बेड़ो आया पक्का। हाँ चलो ज्ञान ले लो। हाँ चला ईमानदारी से, मैं रिकॉर्ड मत करियो रे।